अगर ये फोर्स लगाएगी, अगर इसमें फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी है तो केवल +3 के कारण है, इन दोनों के कारण नहीं है। या इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकलकर नहीं चला जाएगा तब तक बॉडी चार्ज नहीं मारे। तो कैसे चलता है? स्टेप में टक 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 टक। मेरी मर्जी नहीं है इसके पास जाने की, इसकी मर्जी पता नहीं क्या है, ये मेरे को अपनी तरफ खींच रहा है और मैं इसको अपनी तरफ खींच रहा हूं, मेरी मर्जी नहीं है। तो क्या है इस प्यार को, क्या दिया नाम? ग्रेविटेशन। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जिसके 2 लेक्चर मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देखिए, बैठे मत रहिए, मजा आ जाएगा क्योंकि उसमें बेसिक से पढ़ाया हुआ है। ठीक, आज की जो क्लास है हम लोग इसमें अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम पढ़ने वाले क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक हमने जितनी भी चीजें स्टडी की इलेक्ट्रिक चार्ज में, वो नॉर्मली इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी ही थी, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जिनको हम बेसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, सेकंड प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, थर्ड प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये 3 प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको बिल्कुल अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। आपको पता है कि चार्जेस जो होते हैं वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, वेक्टर, किस तरह की क्वांटिटी है? तो आंसर है चार्जेस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी। तो क्यों है स्केलर क्वांटिटी? देखो, एक्चुअली हम जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो हमको कई तरह के मैथमेटिक्स आपने सुने होंगे, जैसे अर्थमेटिक्स सुना होगा। जैसे सपोज एक नंबर है 3 और एक नंबर है 5, एक नंबर 3 और एक नंबर कितना है? 5। अच्छा, इनको आपने ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। सपोज चलो मैं कुछ डिफरेंट टाइप नंबर ले लेता हूं, जैसे मैं 3 ले लेता हूं, 4 ले लेता हूं। चलो इन दोनों को ले लेते हैं। ठीक, तो 3 है और 4 है, इनको आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड करने के भी कई मेथड होते हैं, जैसे यहां पर साइन लगा हुआ है प्लस और यहां पर साइन लगा हुआ है माइनस। ठीक है, तो अगर मैं आपको अर्थमेटिक की बात करता हूं तो अर्थमेटिक में आप क्या करोगे? केवल 3 और 4 को देखोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि आपने किसको विजिट किया? आपने केवल नंबर को देखा, उनके आगे के साइन को नहीं देखा। ये अर्थमेटिक है। अच्छा, दूसरी अगर हम बात करें इनकी वेक्टर सम की, तो वेक्टर में क्या होगा? जैसे ये 3 और ये कितना चला? 4, तो इन दोनों का जब आप सम करोगे ना तो ये कितना आएगा? 5। अच्छा, 3 और 4 को ऐड करने पर सर 7 आता है, 3 और 4 को ऐड करने पर सर 5 आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैथ में ऐड करने के तरीके अलग अलग होते हैं। अर्थमेटिक में आपने नंबर देखा तो 7 आ गया, वेक्टर में क्या देखा? 3 इधर गया, 4 इधर गया, तो आपने वेक्टर सम किया, क्लास 11 में हमने सीखा है, तो कितना आ गया? 5 आ गया। अच्छा, एक सम और आपको पता होगा अलजेब्रिक, जिसमें हम क्या करते हैं? नंबर के सामने जो आपको सिंबल दे रखा है, पॉजिटिव दे रखा है या नेगेटिव दे रखा है, इन दोनों को भी अगर हम लेकर चले तब हम देखते हैं तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाती है? -1। यानी कि 3 और 4 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो कभी हमारा एडिशन 7 आता है, कभी हमारा एडिशन 5 आता है, तो कभी एडिशन हमारा कितना आता है? -1 आता है। तो इसका मतलब नंबर तो वही है लेकिन ऐड करने के मेथड अलग अलग है। तो चार्जेस कौन से मेथड से ऐड होगा? तो आंसर है चार्जेस का जो मेथड होता है ऐड करने का, वो अलजेब्रिक मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? अलजेब्रिक। यानी कि अगर किसी बॉडी के पास +5 चार्ज है और दूसरी बॉडी के पास -5 चार्जेस है, तो अब जब आप इनको ऐड करोगे तो आप ये नहीं कहोगे कि प्लस दोनों को ऐड कर दिया यानी कि मिला दिया तो इनका चार्जेस 10 हो गया ना, इनका चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इनके बीच में जो रिलेशन है, इन दोनों के ऐड करने के पीछे का जो रिलेशन है, कंसेप्ट है, वो अलजेब्रिक सम है, जिसमें आपको क्वांटिटी प्लस उसके सामने का सिंबल भी आपको देख के चलना। समझ की बात? अच्छा, जैसे सपोज यहां पर एक सिस्टम है, एक बॉडी है, इसके पास चार्जेस है, इसके पास चार्ज है +3e, इसके पास कितना है? +5e, और इसके पास कितना है? -5e। तो इस बॉडी के पास कितना चार्ज? बताओ कौन सम करोगे? यस, अभी आपको क्या बताया? चार्जेस कौन से सम को फॉलो करता है? अलजेब्रिक। अलजेब्रिक में क्या देखना है बच्चों? अलजेब्रिक में प्लस माइनस देखना है, क्वांटिटी के साथ साथ क्या देखना है? प्लस माइनस देखना है। तो देखो ये +5 है, ये -5 है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? +3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +3। यानी कि इस बॉडी के पास नेट चार्ज कितना है? +e। अगर ये फोर्स लगाएगी, अगर इसमें फोर्स लगाने की कैपेबिलिटी है तो केवल +3 के कारण है, इन दोनों के कारण नहीं है। दिस इज एडिटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात? अच्छा, और देखो, अब देखो इस बॉडी के पास कितना चार्ज है? +5e। इसके पास कितना चार्ज है? -3। अब इनका अलजेब्रिक सम करोगे तो कितना आएगा? +2e आएगा। तो इसके पास +2 है तो ये +2e से इस पर फोर्स लगाएगा +e पर, इन दोनों के इफेक्ट +2e है,
इन दोनों का इफेक्ट +2e है। तो अगर ये बॉडी के पास ये चार्ज हम रख देंगे तो ये अकेला इसके और इसके कारण नहीं लगेगा, फिर इन दोनों के इफेक्ट कारण लगेगा। वो इफेक्ट कितना है? +2e, और +2e के कारण इस पर फोर्स लगेगा। अच्छा, ये चीज होती है भाई साहब, समझ में आई बात समझ में आई? चलिए और आइए देखिए इधर देखो, यहां पर कितना है -6e, यहां पर कितना है +3। इस बॉडी का नेट चार्ज बता दो, फटाफट से अलजेब्रिक सम करोगे तो आपको मिलेगा -3। तो अब ये -3 ही रिस्पॉन्सिबल होगा, इस बॉडी का जो चार्ज है वो +3 और -6 से इफेक्टेड नहीं होगा। इन पर लगने वाला फोर्स +3 और -6 से इफेक्टेड नहीं होगा। किससे इफेक्टेड होगा? -3 से, क्योंकि ये इन दोनों का एडिशन के बाद बना। तो इसी के कारण इस पर फोर्स लगेगा, इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। तो सिंपल सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो कौन सी है? फर्स्ट, एडिटिविटी है। और एडिटिविटी किस रूल के द्वारा होती है इलेक्ट्रिक चार्जेस की? तो अलजेब्रिक सम के द्वारा होती है। इसलिए चार्जेस स्केलर क्वांटिटी होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो वही चीज मैंने यहां पर लिख ली बच्चों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चार्जेस कैन बी एडेड बाय रूल्स ऑफ स्केलर अलजेब्रिक एडिशन, सिंपल, ठीक है। तो ये इनके एग्जांपल मैंने आपको दे दिए। +3 -5e करोगे तो आपको कितना आ जाएगा? -2e आ जाएगा, इस तरह से। क्लियर है? ओके। इस पर बेसिस बहुत सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप बना सकते हो, सिंपली आपको ऐड करना होता है। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसकी क्वांटिटी को आप कैसे मेजर करोगे? तो आइए हम उसको सीखते हैं। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसकी स्टडी करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि चार्ज क्वांटिफाई होता है। क्या होता है? क्वांटिफाई। देखो मतलब क्या है, देखो समझो बात को। हमारे पास एक बॉडी है और हम इस बॉडी को क्या करना चाहते हैं बच्चों? चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है। चार्ज करने का मतलब क्या होता है? चार्ज करने का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। अच्छा, एक चीज समझो इसमें कि चार्ज किसके पास होता है भाई? चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है। चार्ज किसके पास होता है? चार्ज प्रोटॉन के पास होता है। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, ये चीज है। अब इस बॉडी को हमको चार्ज करना है, तो चार्ज करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा? तो भाई साहब, हमको चार्ज करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालकर इस बॉडी के ऊपर बिठाना होगा। इस बॉडी के ऊपर बिठाना होगा, तभी तो हम ये कहेंगे कि इस बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आया है, इसलिए ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गई है। अच्छा, अगर हमको इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इस बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो कुल मिला के ऑब्जेक्ट का चार्ज होना, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन के आने या जाने, आने या जाने पर। अच्छा, ये चीज है। तो जब तक इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आकर नहीं बैठेगा तब तक वो बॉडी चार्ज नहीं मानी जाएगी, या इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से निकलकर नहीं चला जाएगा तब तक बॉडी चार्ज नहीं मानी जाएगी। तो कुल मिला के एक पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन है, वो आता है तो बॉडी चार्ज होती है, वो नहीं आएगा तो बॉडी चार्ज नहीं होगी, क्योंकि चार्ज होता ही किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास होता है। अच्छा, तो कोई बॉडी कितनी चार्ज हो सकती है, उस पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो मिनिमम चार्ज का मतलब तो यह है कि एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वो जितना चार्ज लेकर आएगा उसके बराबर होगा। हां, तो ये याद रखिएगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पर आके बैठता है, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो मिनिमम चार्ज कहां से रह गया भाई? एक अकेला इलेक्ट्रॉन आएगा, वो जितना चार्ज लेकर आएगा वही उस बॉडी का क्या कहलाएगा? मिनिमम चार्ज। तो मिनिमम चार्ज किसके बराबर होता है? यस, ठीक समझ रहे हो आप? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बता दे फटाफट से? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मजा आया कि नहीं? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? इतना होता है। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम ई नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? ई। अगर किसी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया तो उसका चार्ज कितना बता? ई। कितना? ई। दो इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए तो 2e, तीन इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए 3e, 4 इलेक्ट्रॉन आके बैठ गए तो 4e, और मान ले अगर उस पर n इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गए तो कितना बता? तो Ne इक्वल टू दिस इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन दिस बॉडी। अच्छा, तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर कितनी चार्ज की क्वांटिटी है वो हमको बताता है। तो किसी बॉडी पर मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है, उससे मिनिमम चार्ज नहीं होता, उससे मिनिमम चार्ज नहीं होता। मिनिमम चार्ज किसको कहते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को कहते हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन में ये एक बहुत ही वर्सेटाइल फॉर्मूला बन गया कि किसी बॉडी पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितनी, तो आंसर है Q इक्वल टू Ne, और ये प्लस माइनस हो सकता है,
इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी, तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। क्लियर है? अच्छा, एन यहां पर इंटीग्रल मल्टीपल होता है। कौन सा मल्टीपल होता है? इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ओके, यानी कि एन की जो वैल्यू होती है वो 0, 1, 2 इस तरह से होती है। अगर सर 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है? कितना चार्ज? अरे भाई 0 का मतलब ये है कि इस बॉडी से चार्ज आया ही नहीं। मतलब ये है कि इस बॉडी के पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन है, तो ये तो न्यूट्रलाइज है। इसका मतलब इसमें कौन सा क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना? 0 है, क्योंकि एच की वैल्यू 0 है। हाँ, तो अगर 1e है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा या फिर इसमें से निकला होगा। ठीक है, तो अगर 0 चार्ज है तो मतलब वो न्यूट्रलाइज है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब अगली चीज सुनो इसमें। अब अगली चीज क्या है बच्चों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं तो ये चार्ज की जो क्वांटिटी किसी बॉडी को देनी होती है, ये किस तरह की क्वांटिटी होती है? कंटिन्यूअस क्वांटिटी होती है या फिर कुछ और फंडा होता है? तो सुन देख, एक बॉडी को हमने चार्ज दिया, वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है। वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ अच्छा छोड़, उसको छोड़, इसको देख 1.6। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो उस पर चार्ज कितना आएगा? 3.2। कितना आएगा? 3.2 आएगा। अब मैंने उसको चार्ज देना है कितना? 3। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हो क्या? इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब इसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता, और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल। अगर आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते तो आप 3 चार्ज कहां से ले लोगे? कहां से लोगे बताओ? या तो 1.6 आएगा या फिर कितना आएगा? 3.2 आएगा। ठीक है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, उसके बीच के इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा भाई। जैसे सपोज तेरे को मैंने एक दीवार बनाने के लिए बोला, एक दीवार बना चल, और मैं तेरे को ईंटें दे रहा हूं। कितनी ईंटें दे रहा हूं? अच्छा, तेरे को मान लो 12 इंच की दीवार बनानी है। कितने इंच की दीवार बनानी है? 12 इंच की दीवार बनानी है। और हर एक ईंट कितने इंच की है? 4 इंच की है। तो तूने कितनी ईंट लगाई? 1 ईंट, 4 इंच मिला। ये 2 ईंट, ये कितना मिला? 4 इंच मिला। ठीक है, ये तीसरी ईंट, ये कितना मिला? 4 इंच मिला। और ये चौथी ईंट, ये भी कितना मिल गया? 4। तो ये कितना हो गया? 12 इंच हो गया। ठीक, तो 12 इंच की दीवार बनाने के लिए हर एक मैंने 4 ईंट का यूज किया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को आप 13 इंच की ईंट दीवार बना के दिखाओ या 12 इंच की बना के दिखाओ, लेकिन ईंट को तोड़ना नहीं है। अब भाई साहब तेरे पास तो 4 इंच की ईंट है, ठीक है, या तो तू 12 इंच की बना सकता है या फिर तू 16 इंच की बना सकता है, या फिर जितनी भी मतलब जो 4 के हिसाब से बने उसकी बना सकता है, लेकिन बीच की तो नहीं बना सकता ना। बीच की बना सकता क्या? नहीं बना सकता। इसका मतलब आप ईंट को अगर कट नहीं कर सकते तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन को भी आप कट नहीं कर सकते। तो ये जो चार्ज का किसी बॉडी पर आना है या किसी बॉडी से निकलकर जाना है, तो ये जो स्टेप है, मतलब ये जो चार्ज के आने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसी होती है? कंटिन्यूअस नहीं होती है, स्टेप में होती है। कैसे होती है? स्टेप में। या फिर उस पर चार्ज 1.6 या फिर 3.2 या फिर 4.8 या फिर 6. इस तरह से कंटिन्यूअस नहीं चलता। कंटिन्यूअस नहीं चलता। कैसे चलता है? स्टेप में, टक 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 टक, सीढ़ी बनाते हुए चलता है। ठीक है, समझ में आएगी बात? अच्छा, अब इसी चीज को हम यहां पर नोट कर लेते हैं। देखो, चार्ज ऑन अ बॉडी इज नॉट अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी। नोट करिए पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चार्ज किसी बॉडी पर आना एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी नहीं होती है। अच्छा, तो बॉडी पर चार्ज कैसे इंक्रीज होता है? तो इट इंक्रीजेस इन स्टेप में इंक्रीज होता है। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी बॉडी पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज, होल नंबर होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। क्लियर है? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको? अच्छा, तो अभी हमने बेसिक प्रॉपर्टी में कितनी चीजें पढ़ी? 2 तरह की प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, एडिटिविटी और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब तीसरी बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, मजा ही आ जाएगा आपको इस प्रॉपर्टी को सुनकर। उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है। इस तरह से बहुत तरह के कंजर्वेशन आपने पढ़े हैं। अब आपको क्लास 12 में पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या सर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास के कंपैरिजन में डिफरेंट होगा क्या? ना, बिल्कुल वही है।
बिल्कुल भी। जैसे आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी को हम बना नहीं सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल एक एनर्जी मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट। तो वैसा ही यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज। लेकिन बहुत जबरदस्त चीज बताऊंगा आपको, चलिए आइए उसको समझते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए उसको देखते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो फिजिक्स में कैसे अप्लाई करेंगे। सपोज आपके पास एक बॉडी ए है, एक बॉडी बच्चों ए है, ठीक है, ओके। दूसरी बॉडी बच्चों आपके पास बी है। अच्छा, अब इन दोनों बॉडी को मिलाकर हमने एक सिस्टम बनाया। दिस इज अ सिस्टम, दिस इज अ सिस्टम। अच्छा ठीक। अब इसमें एक बॉडी जो है ये गिलास है और ये आपका सिल्क है, ठीक है, ओके। अब स्टार्टिंग में इनिशियल कंडीशन में बच्चों जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव इस गिलास रॉड के पास है, क्योंकि नेचर की जितनी भी ऑब्जेक्ट है वो एटम से मिलकर बनी है, तो जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, ना कम ना ज्यादा, बराबर होते हैं। इसलिए इस बॉडी का यानी गिलास का नेट चार्ज बता कितना होगा? नेट चार्ज होगा 0। अच्छा ठीक है, इधर आ, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, इसलिए सिल्क का भी नेट चार्ज कितना होगा बता? 0। तो इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना बता? 0 0 0। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब देखो, अब हमने क्या किया, इन दो बॉडी को आपस में रब कराया। क्या कराया? रब। और आपको पता है रबिंग एक मेथड होता है जिससे बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, बॉडी को चार्ज करने के 3 तरह के मेथड होते हैं, वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी देख लीजिए, हमने इसको रब किया, रब करने से बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। अच्छा, चार्ज हो गई। अब ये चार्ज हो गई, तो चार्ज होने का मतलब क्या है? चार्ज होने का मतलब ये है कि आपको एक चीज मैंने स्टार्टिंग में सिखाई थी, फर्स्ट लेक्चर में आपको क्या सिखाया था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आपको क्या सिखाया था कि गिलास को किसी भी बॉडी से आप रब करोगे तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अच्छा, जिससे रब किया उस पर कौन सा चार्ज आएगा? तो आंसर है, जब इस पर पॉजिटिव आया है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाकर इसमें छलांग मार दी होगी, तो इस पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव, 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 नेगेटिव। तो इनिशियली इस पे पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल थे, इस पे भी पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल थे, नेट चार्ज इन दोनों का भी 0 था और सिस्टम का भी कितना था? 0 था। लेकिन रबिंग की प्रोसेस के बाद इस पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो जंप करके सिल्क पर चले गए। कितने गए? तो सर इस पे पॉजिटिव कितने? 1 2 3, तो इस पे भी नेगेटिव कितने? 1 2 3। तो अब ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? पॉजिटिवली चार्ज हो गई सर, ठीक है। ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई सर? नेगेटिवली चार्ज हो गई, ठीक है। इस पर कितने पॉजिटिव है सर? +3। इस पर कितने नेगेटिव है? -3। सिस्टम को निकालना है, तो सिस्टम के लिए, सिस्टम के तो यही दोनों मेंबर थे ना। अच्छा, तो इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना? तो नेट चार्ज सिस्टम का तो 0 है। सब +3 जोड़ोगे -3, और अभी आपको बताया एडिटिविटी के रूल से अलजेब्रिक सम होता है, तो +3 और -3 आपको साइन के साथ लेना है, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। अच्छा, तो इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना आ गया? 0 आ गया। तो सिस्टम का नेट चार्ज बदला क्या? नहीं बदला। जो उसमें मेंबर थे उनके चार्जेस भले ही चेंज हो गए, प्लस माइनस हो गए, लेकिन इस सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो कितना होता है? 0। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ, दिस इज कंजर्वेशन, ये होता है कंजर्वेशन। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करेंगे फिजिक्स में। अच्छा, अब थोड़ा सा एडवांस चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कुछ टाइम बाद हम लोगों की साइंस बहुत ज्यादा एडवांस हुई बच्चों, तो हम लोगों ने एटम बॉम्ब्स बनाए। अब एटम बॉम्ब्स में क्या होता है, वो किस तरह की प्रोसेस होती है, तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा आपने, न्यूक्लियस की प्रोसेस होती है, उसमें न्यूक्लियस रिएक्शंस होती हैं। तो आइंस्टाइन ने हमको एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो, मास को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसका रिलेशन आपको पता होगा, E = mc², ये आपको पता है। अच्छा, अब इसमें अगर आप मास को डिस्ट्रॉय करते हो भाई साहब, तो क्या बनता है? एनर्जी। जितना मास डिस्ट्रॉय करोगे उतनी एनर्जी उसकी बन जाएगी, ठीक है, साफ, बहुत बढ़िया, ठीक। मास डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी बन गया, ओके। लेकिन बाद में जाके जो इलेक्ट्रिसिटी के खोज करता थे, इलेक्ट्रिसिटी के डिस्कवर थे, जो साइंटिस्ट वगैरह थे, उनको एक प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया? उनको ये प्रॉब्लम आ गया कि सर आप ये बताइए कि आपने एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुछ मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg कुछ मास होता है। अगर ये मास को आप डिस्ट्रॉय करके एनर्जी बना लोगे, ठीक है, वो बात हमको आपके समझ में आती है। अगर ये मास डिस्ट्रॉय हो गया तो ये अपने साथ साथ चार्ज को भी तो ले मरेगा,
मतलब चार्ज को भी तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, चार्ज भी तो उसका खत्म हो जाएगा, मास खत्म तो चार्ज खत्म, क्योंकि वो दोनों प्रॉपर्टी ही तो इलेक्ट्रॉन की है। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो चार्ज कहां से रहेगा बता, इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो चार्ज कहां से रहेगा बता ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन मर गया तो चार्ज भी मर गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन इस दुनिया से गायब हो गया तो इस दुनिया का नेट चार्ज कितना, +1 हो गया साहब। यानी कि हमारी बॉडी, मतलब ये नेचर, ये यूनिवर्स पॉजिटिवली चार्ज हो गया, कंजर्वेशन लॉ फेल हो गया। कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर नेचर को कंजर्व रहना है तो नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव भी डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहा था कि जब आइंस्टाइन ने बताया कि मास को डिस्ट्रॉय करके आपने एनर्जी बना ली, तो भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी की खोज करने वालों ने दिमाग लगाया और बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास तो मास होता है, उसको खत्म कर रहे हो, एनर्जी बना रहे हो, तो उसके साथ चार्ज भी तो खत्म हो रहा है साहब, चार्ज भी तो खत्म हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन मर गया तो इस नेचर का नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेट चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये लॉ कंजर्व नहीं रहा, नेट चार्ज तो 0 होना चाहिए। तो फिर इसके लिए क्या सोचा गया? तो फिर इसके लिए एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी की गई, जिसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। क्या बोलते हैं? पॉजिट्रॉन। अब ये पॉजिट्रॉन की पार्टिकल के बारे में सोचा गया इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक पॉजिट्रॉन पार्टिकल सोचा गया और उसकी प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से सोची गई कि भाई साहब इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। अच्छा, दूसरा, इस पर जितना चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, बट इसके चार्ज को पॉजिटिव नाम दिया गया। अब यदि आपका एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है तो उसके साथ साथ एक पॉजिट्रॉन भी डिस्ट्रॉय होगा, ताकि इस दुनिया का नेट चार्ज कितना रहे? 0 रहे। क्योंकि -E मरा तो उसके साथ +E को मरना पड़ेगा ताकि नेट चार्ज कितना रहे? 0 रहे। अच्छा, तो इस चीज को ऐसे सोचकर बताया गया, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये निकाला गया कि किस चीज को बेस मानकर, एक नई तरह के पार्टिकल को बेस मानकर उसका नाम क्या रखा गया? पॉजिट्रॉन। ये उस समय एक थ्योरी बनी, लेकिन आज के टाइम पीरियड में अब ये थ्योरी नहीं है, हमने प्रैक्टिकली इसको देखा है, लैब में हमने देख लिया कि पॉजिट्रॉन नाम का एक पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, बट उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। अगर आप उसको अकेले देखोगे तो वो नहीं मिलेगा, वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होता है और अकेले नहीं रहता। ठीक है, अगर वो है तो वो किसी ना किसी के साथ कोई, अगर वो अकेला होगा तो वो किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करके क्या बोल सकते हैं, प्रोटॉन बना लेगा या क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन बना लेगा, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन उसका सिंगल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमको नहीं मिलता। बट होता कहां है? न्यूक्लियस के अंदर होता। अच्छा, ये चीज होती है। तो आपको इससे एक आइडिया भी मिल सकता है कि आपका जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होने के पीछे कौन है? पॉजिट्रॉन। जिसके साथ चिपक गया उसको कौन सा चार्ज देगा? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के साथ चिपक गया तो न्यूट्रॉन क्या बना देगा? पॉजिटिव बना देगा। तो ये पॉजिट्रॉन के बारे में सोचा गया, स्टार्टिंग में थ्योरी थी, बाद में इसको प्रैक्टिकल करके देख लिया गया है। तो इस दुनिया में अगर नेट चार्ज को 0 सलामत रखना है, कंजर्वेशन लॉ को बना के रखना है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिट्रॉन को हमको मानना पड़ेगा। और अब प्रैक्टिकली देख लिया तो मानने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अच्छा, तो आपको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, एक प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आपस में टकराएंगे तो क्या होगा? तो इससे बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? बहुत जबरदस्त एनर्जी निकलती है, यानी कि एक दूसरे को खाकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो चलिए उन रिएक्शंस को भी हम यहां पर नोट कर लेते हैं, साथ में इसके स्टेप भी हम नोट कर लेते हैं कि कंजर्वेशन लॉ क्या होता है। चलिए उसको नोट कर लेते हैं। क्या कहता है आपका कि द चार्ज कैन बी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। हम चार्ज को बना नहीं सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, हेंस नेट चार्ज इन द नेचर रिमेन कंजर्व। तो नेचर का नेट चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। अब नेचर में हम लोगों ने एक प्रोसेस देखी। क्या देखी? प्रोसेस। क्या प्रोसेस थी? आपने यूरेनियम के बारे में सुना होगा, यूरेनियम 238 के बारे में आपने सुना होगा। ये अपने आप क्या होता रहता है? डिके होता रहता है, टूटता रहता है और नए पार्टिकल बनाता है। तो यूरेनियम टूटकर एक हीलियम न्यूक्लियस जैसा बनाता है, हीलियम न्यूक्लियस। साथ में अपने साथ एक पार्टिकल बनाता है थोरियम। क्या बनाता है? थोरियम। ठीक, अगर ये 238 है तो टूटकर 234 को हमने थोरियम नाम दे दिया और 4 को क्या नाम दे दिया? हीलियम नाम दे दिया। हमने क्या देखा कि इस यूरेनियम में चार्ज कितना होता है? 92 होता है। तो चार्ज का देखिए, तो चार्ज जब ये टूटा, डिके हुआ इसका, तो इसका जो चार्ज था थोरियम के पास हमको 90 मिला और हीलियम के पास 2 मिला। लेकिन डिके होने से पहले इसका चार्ज कितना था? 92। डिके होने के बाद कितना? 90 + 9 2। यानी कि इसने जो
दो पार्टिकल बनाए, दो एटम बनाए, एक थोरियम का बनाया और एक हीलियम का बनाया, तो थोरियम को 90 चार्ज दिया, हीलियम को कितना दिया 2, ताकि इस नेचर का नेट चार्ज कितना हो 92। तो ये प्रोसेस नेचर में हो रही है और इससे हमको ये बात समझ में आनी चाहिए, इससे हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी चीज जब टूटती है तो उसका चार्ज हमेशा जो पहले था वही बाद में रहेगा। कम ज्यादा हो सकता है, किसी पार्टिकल के पास कम आ जाए, किसी पार्टिकल के पास ज्यादा आए, लेकिन जब आप उसका एडिशन करोगे तो वो उतना ही होगा जितना वो इनिशियल कंडीशन में था। ये चीज हमने देखी, ठीक है। तो ये चीज हमको बताती है कि नेचर क्या रहता है, कंजर्व रहता है। क्या रहता है, कंजर्व। ओके, अब हमने आगे जाके जैसे कि अभी आपको बताया कि जब एटम बम्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया या एटम बम हमने बनाए, तो उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के पास मास डिस्ट्रॉय हो रहा था, तो मास के साथ साथ चार्ज भी डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो उसके लिए एक नए पार्टिकल की डिस्कवरी की गई जिसका नाम क्या रखा, पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, ठीक है। और वो कैसा होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो इसका क्या होता है पॉजिटिव। पॉजिट्रॉन कहां एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टर, अकेले ये नहीं रहता, ठीक है, किसी ना किसी के साथ रिएक्ट होता रहता है। अच्छा, अब इसमें हमने जब एटम बम चलता है तो उसमें एक प्रोसेस होती है एनहिलेशन। एनहिलेशन मतलब एक दूसरे को खाना। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बहुत तेजी से आते हैं बच्चों, और एक दूसरे से इतनी तेजी से जब टकराएंगे तो एक दूसरे के परखच्चे उड़ जाएंगे। परखच्चे मतलब उसका मास खत्म हो गया। और जब भाई साहब मास को हम कंजर्वेशन लॉ में हमने पढ़ा है, मास को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, तो उस मास का क्या हुआ, तो आइंस्टाइन ने हमको बताया कि जब भी मास डिस्ट्रॉय होगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, उसका फोटोन बन जाएगा। जैसे धूप, वो एक क्या फोटॉन्स है, ठीक है। तो जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो वो क्या बनाते हैं, गामा रेस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गामा रेस। तो दोनों के मास टकराकर क्या बन गए, गामा रेस बन गए, ठीक है, गामा फोटॉन्स बन गए, एनर्जी निकली उससे। लेकिन चार्ज का क्या हुआ, तो चार्ज भी कंजर्व रहा, क्योंकि पॉजिट्रॉन की डिस्कवरी करने से हमारा ये बैलेंस ठीक बैठ गया कि इलेक्ट्रॉन मरा तो साथ में पॉजिट्रॉन मरा, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मरा तो साथ में पॉजिट्रॉन का चार्ज भी मर गया। क्लियर है, इसको क्या कहते हैं, एनहिलेशन। अच्छा, अगर इस नेचर में दो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन को मिलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया तो एनर्जी बनती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी से हमको पार्टिकल मिल जाए? हाँ, अब ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल। हमने करके देख लिया, हमने करके देख लिया कि जब हम गामा रेस को हैवी मेटल पर कंप्रेस करते हैं, टकराते हैं, स्ट्राइक कराते हैं, तो हमको पार्टिकल मिलते हैं। और वो पार्टिकल याद रखना कभी भी अकेला नहीं मिलेगा। चार्ज कंजर्वेशन लॉ क्या कह रहा है, अकेला चार्ज नहीं क्रिएट होगा, क्रिएट होगा तो पेयर में, ताकि नेट चार्ज कितना हो, 0। स्टार्टिंग में बनने से पहले नेट चार्ज 0, तो बनने के बाद भी 0 ही होना चाहिए। तो गामा रेस के पास कोई चार्ज होता ही नहीं है, वो तो एनर्जी है। अब उन दोनों को कंप्रेस करके हैवी पार्टिकल पर डाला गया तो उससे हमको क्या मिला, पार्टिकल। गामा रेस कैसे मिली थी, बता पहले बता, गामा रेस कैसे मिली थी? एनिहिलेशन से मिली थी। दोनों पार्टिकल को मारने के बाद गामा रेस बनी थी। अब उन दोनों को कंप्रेस कर दोगे तो आपको पार्टिकल मिलेगा। तो अकेला पार्टिकल मिलेगा ना मेरे भाई, ना, दोनों मिलेंगे, पॉजिट्रॉन भी मिलेगा, साथ में इलेक्ट्रॉन भी मिलेगा, ताकि इस नेचर का नेट चार्ज कितना रहे, 0 रहे। तो ये आपका कंजर्वेशन ऑफ लॉ में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये कुछ चीजें थी, थोड़ी सी एडवांस थी, थोड़ा मैंने बता दिया। हालांकि ये वाला जो चैप्टर है एटम के चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है, कि किस तरह से हमारा कंजर्वेशन लॉ काम करता है। तो ये थी आपकी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एक छोटी सी चीज और इसमें पढ़ लेते हैं कि किसी बॉडी को जब हम चार्ज करते हैं तो उसके किस तरह के मेथड, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उनको देखते हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी बॉडी को चार्ज करने के 3 मेथड होते हैं। देखो, पहला मेथड होता है आपका फ्रिक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, तीसरा होता है इंडक्शन। शब्द सुनो, कंडक्शन, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन में और कंडक्शन में हमको कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। अगर आपको फ्रिक्शन करना है तो सीधी सी बात है, दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, तभी तो उसको रब करोगे ना। बिना कांटेक्ट में लाके कैसे रब कर दोगे, रब हो जाए, चार्ज आ जा, आएगा क्या, नहीं आएगा। तो कांटेक्ट में लाना जरूरी है, ठीक है। तो फ्रिक्शन और कंडक्शन में दोनों में बाय कांटेक्ट चाहिए, ठीक। अब फ्रिक्शन के मेथड से हम किस तरह की बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो आंसर है फ्रिक्शन के मेथड से हम इंसुलेटर को चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, ये प्लास्टिक है, इसको हमने ऐसे रब कर लिया अपने बालों से और पेपर कटिंग के पास ले जाएंगे, वो भी इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर, तो वो एक दूसरे पर फोर्स लगाने लगते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन में जो इस बॉडी के पास जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड है, तो हम फ्रिक्शन करके उसको एनर्जी देके उनको बाउंडेड से फ्री कर देते हैं, फ्री करके दूसरी बॉडी पर पहुंचा देते हैं। तो
इस तरह से फ्रिक्शन का यूज करके हम इंसुलेटर को चार्ज बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? चार्ज बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है भाई? तो कंडक्शन में, अच्छा सर कंडक्टर क्यों चार्ज नहीं करता? अरे भाई कंडक्टर को चार्ज करने की क्या जरूरत है फ्रिक्शन से? उसमें तो ऑलरेडी क्या है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो उसको रब करके बाउंड से फ्री बनाना पड़ता है। लेकिन कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, टच करोगे वैसे ही चला जाएगा, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, रगड़ने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही चार्ज चला जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन से हम किसको चार्ज कर सकते हैं? इंसुलेटर को। ठीक है, कांटेक्ट जरूरी। अच्छा, दूसरा होता है आपका कंडक्शन। कंडक्शन में भी कांटेक्ट की आवश्यकता होती है। सपोज ये आपके पास एक बॉडी है जिस पर पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरी बॉडी आपके पास ये है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इससे कनेक्ट कर देना है एक वायर के थ्रू जो कि कंडक्टर होना चाहिए। तो ये चार्जेस बताओ, एक चीज बताओ मुझे कि ये चार्जेस शांति से खड़े हैं या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं? अरे भाई मेरे, जब सारे ही पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, रिपेल करके भागना चाहते हैं, लेकिन यहां पर क्या एयर है, भाग नहीं सकते ना, भाग नहीं सकते। अच्छा, तो हमने इनको रास्ता दे दिया, रास्ता क्या दे दिया? तार लगा दिया। अब ये रिपेल होकर कुछ चार्जेस में चला जाएगा, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। लेकिन इसको चार्ज करने का क्या टेक्निक था? कांटेक्ट में लाया, चार्जेस रिपेल हो गए, एक चार्ज बॉडी थी, एक न्यूट्रल बॉडी थी, दोनों को कांटेक्ट में लाया, वाई कांटेक्ट मेथड है और दोनों कंडक्टर हैं, तो बॉडी क्या हो जाती है? चार्ज हो जाती है। मतलब यहां का चार्ज रिपेल होकर जहां पहुंच जाएगा। तो एक चीज आपने नोटिस की, यहां पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव, रिपेल होकर भी कौन सा जाएगा? पॉजिटिव। यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर भी क्या आएगा? नेगेटिव। अब किस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, बराबर आएगा या डिफरेंट आएगा, वो मैं आपको सिखाऊंगा, अभी नहीं। अभी फिलहाल आप इतना याद रखिए कि दो बॉडी को आपस में जब हम रब करते हैं, रब नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो कंडक्शन मेथड से जहां का चार्ज रिपेल होकर इस बॉडी पर चला जाता है। क्लियर है? ठीक। अब मैं आपको बताता हूं इंडक्शन को समझते हैं। देखिए इंडक्शन को समझते हैं, इंडक्शन को समझते हैं। देखिए इंडक्शन को 3 स्टेप में हम समझेंगे कुछ इस तरह से। देखो, ये आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके पास हम कोई न्यूट्रल बॉडी लेकर आए। क्या लेकर आए? न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, ये चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस, जितने प्लस उतने माइनस। अच्छा, जैसे ही इसके कांटेक्ट में लाओगे तो ये सारे प्लस इस बॉडी में से किसको अपनी तरफ खींचेंगे? यस, नेगेटिव चार्ज को खींचेंगे। किसको रिपेल करेंगे? सोच, पॉजिटिव को रिपेल करेंगे। तो होगा क्या? जितने भी नेगेटिव होंगे वो यहां पर आकर खड़े हो जाएंगे और पॉजिटिव रिपेल होकर कहां चले जाएंगे? यहां भाग जाएंगे, यहां भाग जाएंगे, इस तरह से। अच्छा, तो ये वाले नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पकड़ लिए गए, बाउंड हो गए, तो इनको हम नाम दे देंगे बाउंड चार्जेस। क्या नाम दे देंगे? बाउंड चार्जेस। ठीक है, और ये जो प्लस थे वो रिपेल होकर इधर खड़े हो गए किनारे पर, इनको क्या कह देंगे? फ्री चार्जेस, फ्री चार्जेस। ठीक है, तो ये बाउंड चार्जेस हो गए और ये क्या हो गए? फ्री चार्जेस। अच्छा, क्या ये बॉडी चार्ज है? नहीं है बॉडी चार्ज, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन अभी भी हैं, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव अभी भी हैं, ये बॉडी चार्ज नहीं मानी जाएगी। केवल इसका क्या हुआ? इसका पोलराइजेशन हुआ। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जब भी किसी चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी लेकर आओगे तो एक तरफ नेगेटिव चार्ज आएगा, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन बाय इंडक्शन। इंडक्शन मेथड से ये क्या हो गया? पोलराइजेशन। तो इंडक्शन का मतलब समझिए, इंडक्शन का मतलब होता है बिना कांटेक्ट कराए काम करवा लेना, बिना कांटेक्ट कराए काम करवा लेना। बिना कांटेक्ट कराए हमने यहां नेगेटिव लिया, यहां पॉजिटिव लिया, कि मतलब इसका पोलराइजेशन हमने करा दिया। तो इंडक्शन मतलब कोई कांटेक्ट नहीं, कंडक्शन मतलब कांटेक्ट, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये जो प्लस प्लस है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि फ्री चार्ज है, भागना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? भागना। अगर हम इनको रास्ता दे दें, क्या देते हैं? रास्ता। तो रास्ता हम कैसे देते हैं? यहां से एक वायर लगाकर अर्थ से जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? अर्थ से जोड़ देंगे। अर्थ से जोड़ दिया तो अब ये जितने भी प्लस प्लस है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल कर इसमें से जंप लगा के अर्थ में चले जाएंगे। या आप ये कह लो कि पॉजिटिव चलता नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इसमें से आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या कर जाएगा? न्यूट्रल कर जाएगा। कहने का मतलब ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। मान लो चल पॉजिटिव चला गया, खत्म हो गया। अब इस बॉडी पर केवल एक्सेस ऑफ चार्ज कौन सी है? नेगेटिव है। एक्सेस ऑफ चार्ज नेगेटिव है। अब ये बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई, चार्ज हो गई। अब हम इसको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं इस बॉडी से। अभी ये जो चार्ज है वो इससे बाउंडेड है, अब इसको बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे?
तो अब देखिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले आप इसको हटाओगे या इसको हटाओगे, क्या आप अर्थ का कनेक्शन काटोगे या इसको हटाओगे। अब देखो अगर बाई चांस आपने इसको हटा दिया, चार्ज बॉडी को हटा दिया, तो ये नेगेटिव रिपेल होकर पॉजिटिव को खींच लेंगे या फिर उसमें चले जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ये बॉडी जैसी पहले थी वैसी हो जाएगी। तो अब अगर इसको चार्ज बना के रखना है तो सबसे पहले आपको अर्थ का कनेक्शन काटना पड़ेगा। जैसे ही आप अर्थ का कनेक्शन काट दोगे तो अब ये नेगेटिव इसमें नहीं जा पाएंगे, और उसके बाद जब आप हटा दोगे तो ये रिपेल होकर अलग अलग लोकेशन पर खड़े हो जाएंगे लेकिन भाग नहीं पाएंगे क्योंकि रास्ता नहीं है। तो अब ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ स्टेप फॉलो करके हम इंडक्शन मेथड से किसी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेकर आए हैं तो ये कैसी चार्ज होगी, नेगेटिव। नेगेटिव लेकर आएंगे तो पॉजिटिव। क्लियर है। कंडक्शन में क्या था, जैसा चार्ज था वैसे ही वो क्या हो गई, चार्ज हो गई। और इसमें तो आपको पता है जब दो बॉडी को आपस में रब करते हो तो अपोजिट चार्ज क्रिएट होते हैं, एक पॉजिटिव हो रहा है तो दूसरा नेगेटिव हो रहा है। क्लियर है। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना हम देखते हैं। क्या देखते हैं, देखो क्या है, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप में ये दो लीफ है, क्या है बच्चों, लीफ। ठीक है बच्चों, ऐसे लीफ है। अब यहां पर हम एक चार्ज बॉडी लेकर आते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ग्लास रॉड लेकर आए हम, और इसको हमने टच नहीं कराया बच्चों, टच नहीं कराया, केवल यहां लेकर आए। तो जैसे हम लेकर आएंगे तो होगा क्या, होगा क्या, हमने देखा कि ये जो लीफ ऐसे खड़े थे वो ऐसे हो गए, ऐसे हो गए, यानी कि ये एक दूसरे को रिपेल कर दे। ऐसा कैसे हो गया, हमने टच भी नहीं कराया फिर भी रिपेल हो गया, कैसे। देखो अब इसकी प्रोसेस को समझो। ये पॉजिटिव है, ये एटम से मिलकर बना है, तो पॉजिटिव किसको रिपेल करता है, बताओ 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 बताओ। यस, पॉजिटिव को रिपेल करता है। किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव। तो जिसके जितने भी नेगेटिव होंगे वो यहां खड़े हो जाएंगे, यहां पर आकर। अच्छा, पॉजिटिव रिपेल होकर कहां जाएंगे, यहां आ जाएंगे। अब केवल इतने हिस्से को देखो, तो इतना हिस्सा चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसलिए ये एक दूसरे को क्या बोलते हैं, रिपेल कर देते हैं। तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्कोप में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आप पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेकर आओगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करके खड़े हुए हैं, तो यानी कि इन पर भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव प्लेट लेकर आओगे तो यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्लियर है। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के थर्ड लेक्चर में बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस पढ़ा और मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ा। अब इसके आने वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कूलॉम्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा। फिर हम उसके करेंगे बहुत शानदार न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज क्लास को अपना प्यार जरूर दीजिएगा लाइक देकर, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।